join the session as soon as possible so that we can start the session. And today we will discuss about the life and works of Geoffrey Chaucer, father of English language, father of English poetry, father of English, and morning star of Renaissance. So many titles he had with himself. Please share the session with your friends. और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ। किसी भी साथी को यदि किसी भी तरह का डाउट है, आप पूछना चाहते हैं कुछ भी नेट से रिलेटेड, तो यू कैन सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर, दिस इज द नंबर। ओके, तो टुडे जियोफ्री चौसर, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमने बात की थी कि भाई हम शुरू से ही शुरू करेंगे, तो हम चौसर के साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चौसर है, he was born in 1340। इनका जो लाइफ स्पैन माना गया है वो ये माना गया है, इट इज नॉट सर्टेन। कुछ जो स्कॉलर है वो इससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज्यादातर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें यही टाइम स्पैन माना गया, 1340 to 1400। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि जो इंग्लिश है वो स्टार्ट ही इनके साथ होती है। बेसिकली तो जो इंग्लिश पोइट्री कह लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर कह लीजिए, वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिकली तरीके से तो चौसर के साथ ही स्टार्ट होता है। और ये एडवर्ड थर्ड, ठीक है, इनके जो है टाइम में इनका बर्थ होता है। चौसर ने ना जो है 3 एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ, इन 3 जो है किंग्स का रूल्स इन्होंने देखा। तो 3 लोगों को, 3 राजाओं को इन्होंने देखा है, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इन 3 लोगों को देखा है। जैसा कि मैंने पहले बोला, इसलिए लिखा भी है, द डेट इज नॉट सर्टेन। कुछ जो स्कॉलर है वो इस बात को मानते नहीं है, लेकिन फिर भी जो 1340 to 1400 है, इसी को जो है माना गया है, स्टैंडर्ड डेट यही मानी गई है। देखिए, when he was merely 17 years old, he was appointed as a valet to the king। किंग के वॉलेट बनते हैं एट द एज ऑफ जस्ट 17 years। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनकी लाइफ के बारे में है कि जो 100 years वॉर था, ठीक है ना, उस वॉर में ये पकड़ लिए गए थे और उसको छुड़ाने के लिए किंग ने जो है 16 जो पाउंड है वो दिए थे इनको छुड़ाने के लिए। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बहुत ही कम बुक्स में मिलेगा। गुड इवनिंग टू ऑल, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए बाकी साथियों के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, 16 पाउंड किंग ने दिए थे, इनको जो है कैप्टिव बना लिया था उसके चलते। और जो है देखिए 1372 में ये इटली जाते हैं। ये जो इटली का टूर था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये उनके लिए रहा, क्योंकि इसी टाइम पर जो इटली के जो बड़े जो उस टाइम के लिटरेटर थे, चाहे वो पेट्रार्क रहे हो, कोई भी रहा हो, तो उनसे इनकी मुलाकात होती है और वहां से काफी सारी चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर दिखता है और बाद में इनके लिटरेचर के ऊपर भी दिखता है। तो फ्रेंच, इटालियन, जोफ्री चौसर न्यू फ्रेंच ऑल्सो, इनको फ्रेंच भी आती थी। तो he came back in 1374 from such important missions। इंग्लिश रॉयल्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे और उसके बाद he was appointed as controller of customs and subsidy of wools, skins and hides at port of London। ये क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे हैं और जो रॉयल पैलेस था उससे जुड़े रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ही served England on certain very important and responsible posts।
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके लाइफ के बारे में है। गुड इवनिंग पंकज। अब देखिए, और एक और इनके पास टाइटल है नाइट ऑफ द सायर ऑफ कैंट। ये भी जो है टाइटल इनके पास है, नाइट ऑफ द सायर ऑफ कैंट, दैट ही रिसीव्ड इन 1386। अब देखिए चौसर के बारे में जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बात करते हैं, क्या क्या बात आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चौसर इज द फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री, ऐसा बोला जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये तो सबको पता है, लेकिन सवाल ये है कि ये किसने यूज किया उनके लिए, दैट इज जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन के लिए क्या बोला जाता है, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। He called Geoffrey Chaucer as father of English poetry. मैथ्यू आर्नल्ड ने इनके लिए बोला, It is with him our real poetry is born. मैथ्यू आर्नल्ड ने किसके बारे में बोला है, मैथ्यू आर्नल्ड ने जोफ्री चौसर के बारे में कहा है कि भाई जो है our real poetry is born with Geoffrey Chaucer. मैथ्यू आर्नल्ड ने ही इनको बोला है, He is the first national poet of England. ये भी मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है किसको, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, द टाइटल गोज टू जोफ्री चौसर। ओके, गुड इवनिंग रेखा। कुछ पुराने साथी लौटने लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो पुराने वाला चैनल था वो हैक हो गया था। उस पर हम कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, यूट्यूब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद वो मिल भी जाए वापस। और ये नया चैनल बना है तो इसको प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने पुराने साथियों के साथ शेयर करें। अभी जो सेशन है डेली ये 3 o'clock पे या 3 या 3:30 के बीच में ही आपका रहेगा, 3:30 हो सकता है कल से, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड ने इनके बारे में बोला है, ड्राइडन ने इनके बारे में बोला है। और जो पोएट्स कॉर्नर बाद में कई और पोएट्स को वहां जो है उनका बरियल भी है। तो जोफ्री चौसर वॉज द फर्स्ट पोएट हु वॉज बरीड एट पोएट्स कॉर्नर। तो ये पहले पोएट थे जिनको वहां पर दफनाया गया था। उसके बाद से वो पोएट्स कॉर्नर के नाम से मशहूर हुआ और कई जो है रिनॉन पोएट्स को फिर उधर उनका बरियल प्लेस पोएट्स कॉर्नर बना। अब बात करते हैं कि इन जो जोफ्री चौसर का जो एज था, इट वॉज द एज ऑफ सिवेलरी, इट वॉज द एज ऑफ रोमांसिस। रोमांसिस की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि रोमांस ऑफ ब्रिटेन, रोमांस ऑफ फ्रांस, ठीक है, और रोमन डी ला रोज ट्रेडिशन, रोमन डी ला रोज ट्रेडिशन, ये चीजें आपने जरूर पढ़ी होंगी। और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो किसका है, ये फ्रेंच इम्पैक्ट साफ दिखता है यहाँ। ये था इनका मेजर जो लिटरेचर उस टाइम का जो ट्रेंड थे, लिटरेचर के लिटरेरी ट्रेंड्स आप कह सकते हो, उस टाइम के कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। पीजेंट्स रिवोल्ट, इट टुक प्लेस इन 1381 एंड इट वाज लेड बाय वोट टाइलर। वोट टाइलर रिबेलियन भी इसको बोलते हैं। इट वाज लेड बाय वोट टाइलर एंड द revolt took place in 1381, very important from examination point of view also, from historical point of view also, and it was the time of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer के टाइम की एक बहुत बड़ी इवेंट है जिसको हम पीजेंट रिवोल्ट बोलते हैं, और इसके जो नेता थे, लीडर थे, वो थे वोट टाइलर। ये क्वेश्चन एक बार आया था, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि ये पीजेंट मूवमेंट कब होता है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद कम लोगों को पता होगा। थैंक यू बबीता कि भाई इसके जो है लीडर वो कौन थे। तो ये हमारे जो कोर्सेज हैं, जो लोग फुल कोर्स लेना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमिक जोन के नाम से ऐप है, और ये कोर्सेज जो है ये इसमें कंटेंट है जिसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स, फर्स्ट पेपर, PYQ, PDF नोट्स, सारे के सारे कोर्स का कंटेंट सेम है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वो वैलिडिटी में है, यानी कि किसी में 12 मंथ्स है तो किसी में 3 मंथ्स, 6 मंथ, इस तरीके से है, उसी से ही जो है वो ऊपर नीचे होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ हुआ क्या था कि 1347 में जो बिबोनिक प्लेग है,
प्लेग सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, बिबोनिक प्लेग। यूरोप में प्लेग ने टाइम पे जो है कई बार दस्तक दी है, बहुत सारा नुकसान किया है, लेकिन ये जो 1347 में यूरोप में प्लेग एंटर करता है और ये इंग्लैंड में पहुंचता है 1348 में। करीबन करीबन ऐसा माना जाता है कि 1/3 पॉपुलेशन जो लंदन का था वो इसने वॉश आउट कर दिया था। मीन्स कि ऑलमोस्ट यू कैन से 33 to 35% पीपल died of plague at that time 1348 such what word I should use for that, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा जो है ऐसा वर्ड होगा जो इसके मीनिंग को जो है डिकोड कर सकता है। कितना खतरनाक, कितना टेरिफाइंग टाइम रहा होगा, हॉरिफिक टाइम रहा होगा पेंडेमिक। और आज आप समझ सकते हैं इट्स द टाइम ऑफ कोरोना, लेकिन कोरोना का जो किलिंग रेट है वो प्लेग के आसपास नहीं है, थैंक गॉड। तो करीबन करीबन 1/3 जो पॉपुलेशन था लंदन का वो वॉश आउट कर दिया था इसने। हाँ बबीता बिल्कुल, ऑलमोस्ट 33% वॉश आउट कर दिया था। तो ये दोनों ही जो इवेंट है इंपॉर्टेंट है। द पीजेंट मूवमेंट टुक प्लेस इन 1381 एंड ब्लैक डेथ टुक प्लेस इन 1348। दोनों ही डेट आपको ध्यान हो। देखिए, तो जो सबसे ज्यादा इनको जो फेम मिली है वो मिली है इनका जो मास्टर जो वर्क है, दैट इज कैंटरबरी टेल्स। अब कैंटरबरी टेल्स के ऊपर तो एक अलग से ही जो है डिस्कशन करना पड़ेगा। आज हम इनके इंपॉर्टेंट राइटिंग्स की बात करें, कैंटरबरी टेल्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग से लेसन अपलोड करेंगे। तो इनका जो राइटिंग करियर है ऐसा माना जाता है स्टार्टेड इन 1386 और करीबन करीबन ये जो है 90s में जारी रहता है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, लेट्स सी। देखिए, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट वर्क था वो पहले नोट कर लीजिए, वो है द बुक ऑफ डचेस। कौन सा है? द बुक ऑफ डचेस। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। द फर्स्ट लॉन्ग नरेटिव पोएम रिटन बाय जोफ्री चौसर इज द बुक ऑफ डचेस। ऐसा माना जाता है कि ये पोएम कहीं 1369 के आसपास लिखी गई होगी, ऐसा माना जाता है। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ डचेस ऑफ ब्लेंचे। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये ब्लेंचे जो है नेम, ये आप नोट कर लीजिए। ये ब्लेंचे कौन थी? शी वाज द डचेस ऑफ लंकास्टर। ये क्वेश्चन कई बार आया है। एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिजी एंड यूलॉजी। एलिजी होता है सैड सॉन्ग किसी की डेथ के ऊपर, यूलॉजी होता है किसी की प्रेज में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्सचर इसमें मिलता है, तो दैट इज नोन एज प्लेग। एक बीमारी होती है पूनम, ये बीमारी थी प्लेग। प्लेग आई थी जिससे इतने लोग जो है वो चले गए थे, डेथ हो गई थी इतने लोगों की। इट इज अ डिजीज, जैसे आज का जो टाइम है जैसे कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, तो इसी तरीके से पहले एपिडेमिक्स आते थे जिसमें प्लेग एक बहुत बड़ा एपिडेमिक था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, यदि आप किसी से पूछोगे तो चेचक जिसको हम बोलते हैं, चेचक जो है आता था और बहुत लोगों को जो है किसी की आंख चली गई, किसी की डेथ हो गई, चेहरे पे दाग छोड़ जाता था। तो हेल्थ फैसिलिटीज इतनी होती नहीं थी, तो इस तरीके से एपिडेमिक्स आते थे पहले। तो फर्स्ट लॉन्ग नैरेटिव वर्क बाय चौसर इज द बुक ऑफ डचेस रिटन ऑन द डेथ ऑफ डचेस ऑफ लंकास्टर नेम्ड ब्लेंचे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो वर्क है वो है इनका हाउस ऑफ फेम, जो यहाँ लिखा नहीं है उसको मैं अब लिख रहा हूँ, हाउस ऑफ फेम। जो हाउस ऑफ फेम है ये करीबन करीबन ऐसा माना जाता है 379 to 80 के बीच कभी लिखा गया होगा। डेट के बारे में कभी हम श्योर नहीं हो सकते। इसका जो किस वाक से इन्फ्लुएंस थे, ये दांते का जो डिवाइनिया कॉमेडिया है वाक, उसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर साफ देखा जा सकता है। डिवाइनिया कॉमेडिया वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। और इसमें वो ग्लास टेम्पल जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर जो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा अलग निकाल के लिख देता हूं। वर्जिल का जो एपिक है एनेइड, इसका एक एपिसोड है स्पेशली दीदो एपिसोड।
इसको खासकर हाईलाइट किया गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। प्लीज एक बार शेयर कर दें बाकी साथियों के साथ, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। अब देखिए इसके बाद और कौन से वाक्य इनके इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स करीबन 1375 में लिखा गया। ट्रोइलस एंड क्रेसिड, ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, इसको जानने की जरूरत है। इट इज समटाइम कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नोवेल ऑल्सो, हालांकि इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम, लेकिन इसका जो प्लॉट है, द कैरेक्टर एंड द नरेटिव, तो इट सीम्स दैट कि इट रिजेंबल्स अ नोवेल, तो दैट्स व्हाई समटाइम इट इज सेड दैट कि ट्रोइलस एंड क्रेसिड बाय जोफ्री चौसर इज द फर्स्ट नोवेल। हालांकि फर्स्ट नोवेल कौन सा इंग्लिश का, दैट इज पामेला, दैट वाज रिटन इन 1740। और उसके बाद है द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, 1386 में द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। देखिए लेजेंड ऑफ गुड विमेन की यदि आप बात करोगे तो उसमें क्या है कि वो विमेन, इससे पहले का जो वर्क रहा था उसमें जो फेथलेस विमेन है उनको पोर्ट्रे किया गया था, और इसमें एक विमेन की एक पूरी लिस्ट है, हु वर यू कैन से फेथफुल, लॉयल टुवर्ड्स देयर लवर्स एंड हस्बैंड्स, वो एक पूरा का पूरा यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें हर एक वाक्य के ऊपर दांते का, बोकासियो का, इनके इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम बोकासियो की बात करें तो उनके बहुत ही फेमस वाक्य है डेकामेरन, आपने नाम सुना होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। हाँ, ये सायक्स एंड अल्कोइनी जो है, इट इज द नेम ऑफ अ बुक, जो उनकी सिरहाने उस टाइम थी, ये आपने पढ़ा होगा। और जिसके पास भी मेरी किताब है, मैंने उस किताब में बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया है, यदि आप लोगों के पास वो है तो। किसका लाइफ स्पैन, ये ट्रोइलस एंड क्रेसिड जो है, ये भाई एक बुक है। इट इज अ बुक रिटन बाय जोफ्री चौसर, इट माइट बी रिटन समवेयर बिटवीन 1380 टू 85। ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये किताब है जिसका पब्लिशिंग ईयर कंफर्म नहीं है, तो इसलिए माना जाता है कि 1382 टू 85 के बीच कहीं लिखा गया होगा। इसको इस तरीके से करके लिखते हैं सी, जिसका मतलब होता है सिरका, कि करीबन करीबन इसके बीच में ये लिखा गया होगा। कुछ बुक्स में पुराना जो लिटरेचर है उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा छोटा सा सी लिख के ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि इस टाइम के आसपास कहीं लिखा गया है। पूनम, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसका ये मतलब होता है। चलिए अब, लेकिन जो ट्रांसलेटेड जो वर्जन है ऑफ रोमन डी ला रोज अंडर द टाइटल रोमनेट ऑफ द रोज, क्योंकि जो इम्पैक्ट है, फ्रेंच जो इम्पैक्ट है, खासकर जो मे ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, ड्रीम एलेगरी में, जो क्योंकि चौसर का भी ये सारा वर्क जो ड्रीम एलेगरी में लिखा गया है, और रोमांसीज आपने पढ़े होंगे, ड्रीम एलेगरी पढ़ी होगी, तो उसका इम्पैक्ट साफ दिखता है। और उस सब का जो मेन जो आप कह सकते हो बेस है, वो ये है रोमन डी ला रोज, ठीक है। और ये फ्रेंच है, और इसके ट्रांसलेशन अब स्टार्ट हो गए थे, तो कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आते हैं, हालांकि वो इनकम्प्लीट रहे शुरुआती दौर में, वो चीजें ये है। अब देखिए चौसर का जो रहा, ज्यादातर उन्होंने क्या किया है, ही बोरोड फ्रॉम फ्रेंच एंड टू सम एक्सटेंट द इटालियन ट्रेडिशंस, मतलब कि जैसे फ्रेंच में जो सिवेलरी है या रोमांस है, वो वाला इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उधर से जो इटली है उस टाइम, इटालियन जो कॉन्सेप्ट है, खासकर पेट्रार्क की बात करें तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी इनकी राइटिंग्स में, उनकी बोरोइंग, उनके इन्फ्लुएंस साफ दिखते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि वी फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एज वेल एज द इटालियन लिटरेरी ट्रेडिशन ऑन द राइटिंग्स ऑफ जोफ्री चौसर। If we talk about Italy, then definitely we will mention Petrarch was there and Virgil was there, Ovid was there। और फ्रेंच में जो रोमन डी ला रोज ट्रेडिशन है उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट we noted that Roman de la Rose was only a source and likewise the English translation of it were essentially the starting points of expression, not necessitating close adherence to the original text as became the convention of the later translation and endeavor। बाद में इसके ऊपर काम हुए हैं, जो ओरिजिनल ट्रेडिशन ट्रांसलेशन है वो आई है। अब देखिए जो चौसर है, चौसर ने क्या किया है, चौसर का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है राइम रॉयल। राइम रॉयल
Rhyme royal means 7-line stanza. Why it is known as rhyme royal? Because it was used by King James. किंग जेम्स जो स्कॉटलैंड के हैं, उन्होंने अपने वाक में, उनका वाक है किंग स्क्वेयर, इसमें इस टेक्निक को यूज किया है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राइम रॉयल एंड इट कंसिस्ट 7 लाइन. तो ये जो राइम रॉयल है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय जियोफ्री चौसर एंड द फर्स्ट वर्क रिटन इन राइम रॉयल इज ट्रोइलस एंड क्रेसिड. ट्रोइलस और क्रेसिड ने अपने में यूज किया गया है इसको. दैट्स व्हाई चौसर को इसका पूरा क्रेडिट जाता है. तो काफी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं अपने राइटिंग में. और देखिए जो जॉन ड्राइडन है, जो इनका कैंटरबरी टेल्स वाक है, उसके लिए उनके कैरेक्टराइजेशन के बारे में लिखा है, देयर इज प्लेंटी ऑफ गॉड, देयर आर प्लेंटी ऑफ गॉड्स, प्लेंटी ऑफ गॉड्स. ये जो लाइन है ये ड्राइडन ने बोली. किसके लिए बोली? चौसर की कैंटरबरी टेल्स, और उसमें भी स्पेशली कैरेक्टराइजेशन के बारे में. तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. तो प्लीज इन चीजों को नोट करें. तो ये कुछ लिटरेरी शिफ्ट्स हैं, चौसर के कंट्रीब्यूशन हैं, चौसर के जो वर्क्स थे उनके बारे में हम थोड़ी सी बात साथ में कर रहे हैं. अब देखिए जो रोमन डी ला रोज ट्रेडिशन है, इसके ऊपर विशेष तौर पर हम बात करेंगे. और यदि आपने बुक पढ़ी है, मेरे वाली बुक ली होगी, तो उसमें जो फैबेल्यू हैं या रोमांसेस हैं, उनके ऊपर जो है कई पेज हैं और अच्छे से डिटेल में वहां पर बताया गया है. तो ह्यूमनिस्ट ओरिएंटेशन टू हिज राइटिंग, तो जो ह्यूमनिज्म है वो आप इनकी राइटिंग्स में देख सकते हो. और वो कहाँ से आया है? वो आया है रोमन डी ला रोज जो का जो इन्फ्लुएंस है चौसर के ऊपर. Another work that comes close in literary value and appeal to the Canterbury Tales is the book of Troilus and Cressida. Canterbury Tales से चौसर का नेम फेम होता है, लेकिन एक बुक है जो लगभग उसके बराबर का ही नेम और फेम लेके आती है चौसर के लिए, और वो बुक है आपका ट्रोइलस एंड क्रेसिड. और इसके कॉन्टेक्स्ट में है ट्रोजन वॉर. हेलन का नाम तो सबने सुना होगा. यहां पर है हेलन, यहां पर हैं आपके क्या बोलते हैं उनको, एकिलीज. ठीक है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको इधर मिलेंगे. और broadly looking like a poem, it has strong narrative that pulls in the direction of what much later came to be called the fictional work or novel. जिसकी अभी हमने बात की थी कि हालांकि एक पोएम है, वर्स में लिखी गई है, लेकिन इसका जो प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, नरेशन है, वो इसको जो है नोवेल के काफी करीब लेके आता है. और इसीलिए इसको कभी कभी फर्स्ट नोवेल इंग्लिश का मानते हैं. तो इट इज रिटन इन राइम्ड वर्स फॉलोइंग अ टॉट स्ट्रक्चर, जो राइम्ड वर्स में लिखी गई है और एक टॉट स्ट्रक्चर है. यस. इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो चौसर के बारे में की जा सकती हैं, उसमें मैं कुछ यहाँ पर साथ में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है, ऐसा शायद ही कोई नेट का एग्जाम रहा होगा जिसमें अभी तक कैंटरबरी टेल्स से कभी क्वेश्चन ना आया हो. क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स टोटल कितनी है? जो टोटल नंबर ऑफ टेल्स है यदि हम बात करें तो वो आपकी है 24. नंबर ऑफ पिलग्रिम्स को लेकर अलग अलग बुक में अलग अलग धारणाएं हैं, ये मैं आपकी आज क्लियर कर देता हूं. टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स वर 29 प्लस 1 नरेटर पोएट, टोटल हो गए आपके 30 इंक्लूडिंग द नरेटर, 29 एक्सक्लूडिंग द नरेटर. ये आप नोट कर लें. यहां से कई बार गलती होती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा दिया गया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेटा है. यदि आप डेविड एचिज को देखोगे तो यही डेटा आपको मिलेगा. हर एक पिलग्रिम को टोटल 4 टेल सुनानी थी, 2 टेल जाते वक्त और 2 टेल आते वक्त, टोटल 4 हो गई. टैबर्ड इन में ये लोग रुके हुए थे,
टैबर्ड इन। और श्राइन किसकी थी? वो थॉमस बैकेट, थॉमस बैकेट, ठीक है ना। ये चीज, ये कुछ 3-4 डेटा है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बबीता जो पेंडरे आप लिख रहे हो, ये मेरे ख्याल से ट्रोइलस एंड क्रेसिड की आप बात कर रहे हो, जो हेलन के अंकल हैं। अलग अलग वर्क्स में अलग अलग उनको रोल दिया गया है, जैसे कुछ में अंकल है तो कुछ में जो है ब्रदर दिखाया गया है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रोइलस एंड क्रेसिड है। चौसर अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने काम किया है, विलियम शेक्सपियर का भी काम है, चौसर का भी काम है, कुछ और लोगों ने भी ट्रोइलस एंड क्रेसिड के ऊपर काम किया है। तो दैट्स वाई कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑथर टू ऑथर। तो ये थॉमस बैकेट की श्राइन है। अब देखिए, अब और क्या क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसका एक तो जो पहला जो टेल है वो है नाइट्स टेल, नाइट्स टेल, दिस इज द फर्स्ट टेल। और जो प्रोज में लिखा गया है वो पार्सन्स टेल। खुद चौसर की टेल इसमें एक तो मेलिबी है, मेलिबीज टेल, और एक और टेल उनकी है, वो नाम ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ये दोनों टेल जो है चौसर की हैं। द वर्क इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि यदि टोटल 30 पिलग्रिम्स थे, एक पिलग्रिम को 4 था, तो टोटल 120 जो है टेल्स होने चाहिए थी, बट नंबर ऑफ टेल्स ओनली 24, तो दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट वर्क। ये जो वर्क है ये कैसा है? ये इनकम्प्लीट वर्क है। और एक और क्वेश्चन आता है कि भाई कैंटरबरी टेल्स के अलावा और कौन सा इनका वर्क इनकम्प्लीट है? तो वो इनका वर्क है दैट इज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। लेजेंड ऑफ गुड विमेन जो इनका वर्क है दैट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट वर्क। लेजेंड ऑफ गुड विमेन, इट इज इनकम्प्लीट वर्क। इसमें जिन लेडीज के बारे में बात हुई है वो है क्लियोपेट्रा है, मीडिया है, ल्यूक्रेस है, एरिडेन, फिलोमिला, कुछ और कैरेक्टर्स इसमें हैं, ये आपको मिलेगा इस तरीके से। और जो ट्रोइलस एंड क्रेसिड है उसका जो सोर्स रहा है, सोर्स की यदि बात करें तो सोर्स है आपका बोकासियो का इल फ्रिस्टार्टो, इल फिलस्ट्रोटो। ये जो वाक है बोकासियो का, ये उसका सोर्स रहा है, मेजर सोर्स की यदि बात करें। और दिमोद है, पेंडरे है, एक्लिज है, हेलन है, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स करीबन 700 लाइंस के आसपास इस पोएम में टोटल हैं। और उसमें जो सोमेनियम सिपीन्स है, ये वाला जो है वाक पढ़ने के बाद पोएट्स होते हैं। तो इसके बाद का जो हमारा लेक्चर रहेगा, एक लेक्चर और मैं चाहूंगा कि हमने जो ओल्ड इंग्लिश पे बात की थी, और उसके बाद हम बात करेंगे जो प्लेज की है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, उस पे बात करेंगे। तो कल हमारा लेक्चर रहेगा, वो रहेगा करीबन उम्मीद करते हैं 3:30 बजे आपका लेक्चर होगा, और उसमें हम ड्रामा की बात करेंगे। कल हम मिलते हैं, ड्रामा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। यदि किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी लास्ट के 2-3 मिनट्स में। कोई भी किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन है तो यू कैन राइट।